हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता था कि सीडीपी की हमने वन लाइनर सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डेली आपको कराते हैं, जो कि आपके प्रत्येक टेट संबंधी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आपका यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, कोई सा भी एग्जाम हो, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं करेंगे। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि तर्क जिज्ञासा क्या तर्क जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो तर्क जिज्ञासा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है। तो इनकी विकास कब होता है? तो 11 वर्ष की आयु में होता है। ठीक है, आगे है कि इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी नामक जो पुस्तक है वो हिलगार्ड के द्वारा एटकिंसन ने लिखी है। किसने? हिलगार्ड के द्वारा एटकिंसन ने लिखी है। वही बात करते हैं कि इमोशन शब्द का अर्थ क्या है। तो इमोशन क्या होते हैं? तो इमोशन होते हैं आपको उत्तेजित करना, आपके उथल पुथल पैदा करना, हलचल पैदा करना। ये हमारे जो मन में दिमाग में जो उथल पुथल चलती है, उत्तेजना जो होती है, हलचल जो होती हैं, ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके इमोशंस यानी कि संवेग होते हैं। संवेग अभिप्रेरणों को भावात्मक पक्ष, ये किसने कहा है कि संवेग जो प्रेरक हैं वो भावात्मक पक्ष हैं? ये किसने कहा है? तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। वही है कि व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को कहते हैं। तो व्यक्ति के स्वाभाविक विकास को क्या कहते हैं? तो अभिवृद्धि कहते हैं। वहीं आता है कि संवेग प्रकृति का हृदय है। तो संवेग प्रकृति का हृदय ये किसने कहा है? तो ये आपके मैकडूगल ने कहा है। ठीक है, आगे चलेंगे। तो आगे है आपका कि फिजिकल एंड कैरेक्टर जो है पुस्तक किसके, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं आपके थॉर्नडाइक। वही है कि संवेगहीन व्यक्ति को माना जाता है, यानी कि जिस हम लोग कह देते हैं ना कि तुम में कोई भावनाएं नहीं है तो क्या पशु हो, तो ये संवेगहीन व्यक्ति को क्या माना जाएगा? पशु की संज्ञा दी जाती है। फिर है कि सामवेगिक स्थिरता में किस वस्तु के प्रति निर्वेद अधिगम को बढ़ाते हैं? साहस, जिज्ञासा, भौतिक वस्तुओं को। ठीक है, इसके बाद आता है कि कोई व्यक्ति डॉक्टर बनने की योग्यता रखता है तो कोई व्यक्ति शिक्षक बनने की योग्यता रखता है। ये किस में आता है? तो अभिरुचि के कारण होता है। ठीक है, आगे है कि बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप होना चाहिए। तो बाल्यावस्था में जो शिक्षा का स्वरूप है ये आपका सामूहिक खेलों एवं रचनात्मक कार्यों के माध्यम से शिक्षा दी जानी चाहिए बाल्यावस्था में। ठीक है, आगे है आपका कि सत्य अथवा तथ्यों के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रिया का बल ही बुद्धि है। तो बुद्धि की ये जो परिभाषा है ये किसने दी है? तो ये आपकी परिभाषा थॉर्नडाइक ने दी है। ठीक है, इसके बाद आता है कि एडोलसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोलिएशियर से बना है। इसका तात्पर्य क्या है? तो एडोलोसेंस का जो तात्पर्य है ये आपका परिपक्वता का बढ़ना है। ठीक है, किशोरावस्था का समय, तो किशोरावस्था का समय होता है 12 से 18 वर्ष तक। ठीक, फिर आता है कि मानव की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आपके विकास की दिशा का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, इसी के साथ है कि पर्यावरण का निर्माण हुआ है। तो पर्यावरण का निर्माण परिधन आवरण से हुआ है। वहीं बोरिंग के अनुसार जीन्स के अतिरिक्त व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु क्या है? तो वो आपकी वातावरण है। नेक्स्ट आगे है कि वुडवर्थ के अनुसार, जो वुडवर्थ हैं उनके अनुसार वातावरण का संबंध है। तो वुडवर्थ के अनुसार वातावरण का जो संबंध है वो बाह्य तत्वों से, किससे है? बाह्य तत्वों से है। ठीक है, आगे है कि बालकों को वंशानुक्रम से प्राप्त होती है। तो जो बच्चे होते हैं उनको वंशानुक्रम से क्या प्राप्त होता है? तो वांछनीय एवं अवांछनीय आदतें प्राप्त होती हैं। जैसे काफ़ी बार आपने सुना होगा कि जैसे बच्चे हैं जिद करते हैं या गुस्सा करते हैं, या उनका जो व्यवहार है बहुत ही पोलाइटली है, तो सब लोग क्या कह देते हैं ये तो पूरा अपनी माँ के पास, माँ पर ही गया है, अपने पूरे पापा पर गया है या दादा पर गया है। तो इस तरीके का हम क्या कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है? अवांछनीय और वांछनीय आदतें हमें वंशानुक्रम से प्राप्त होती हैं। इसके बाद है कि किशोर की शिक्षा में किस बात पर विशेष ध्यान आकर्षण की आवश्यकता होती है? यानी जो किशोर होते हैं, जो वयस्क होते हैं, उनकी जो पढ़ाई होती है, उनको शिक्षा दी जाती है, तो हमें किस तरीके की शिक्षा के लिए ज़्यादा हमें ध्यान देना चाहिए? तो हमें बच्चों को यौन शिक्षा के बारे में भी बताना चाहिए। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो हाल ही में किशोर हुए हैं, उन्हें यौन शिक्षा पर और पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा पर
अतः पर्याप्त मानसिक विकास पर उन्हें ज़्यादा ध्यान आकर्षित करना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे होते हैं वो बाल्यावस्था के बाद फिर यौन या आपकी किशोरावस्था में आते हैं, तो उनके जो बॉडी में काफ़ी चेंजेस होते हैं, उनकी संवेगों में भी काफ़ी बदलाव होते हैं। तो उन्हें उस चीज़ की हमें शिक्षा देनी चाहिए कि क्या चीज़ अच्छी है, क्या सही नहीं है। यौन शिक्षा के संबंध में मतलब उन्हें हमें बताना चाहिए कि अगर ऐसे कोई करता है या ऐसी कोई इच्छा है तो हमें उस चीज़ को कैसे कंट्रोल करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना, मतलब इस तरीके की मतलब सही गलत के बारे में उन्हें बताना चाहिए। साथ ही पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा, तो पूर्ण व्यावसायिक शिक्षा में बच्चों को बताना चाहिए कि अगर आप इस तरीके का कार्य करते हो तो आप अपने व्यवसाय, अपने दिनचर्या को या डेली यूज के जो खर्चे होते हैं उनको आप निकाल सकते हैं। यानी कि काफ़ी बच्चे होते हैं जो अपने नॉर्मली में, और फिर है कि पर्याप्त मानसिक, बच्चों का पर्याप्त मानसिक विकास भी करना चाहिए। ठीक है, आगे आता है कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप में व्यक्त करने वाला एक शब्द है। तो किशोर अवस्था को अगर हम नॉर्मली एक शब्द में अगर लिखें तो हम कहेंगे व्यवहार में परिवर्तन। क्या, जो हमारे शरीर के जो अलग अलग तरीके के परिवर्तन होते हैं, क्या होते हैं, परिवर्तन होते हैं। तो किशोरों को अगर हम देखें, किशोर अवस्था की जो विशेष अवस्थाओं को जो सर्वोत्तम रूप व्यक्त करने वाला अगर कोई शब्द है तो वो आपका परिवर्तन है। ठीक है, आगे है आपका कि शब्द किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए बिग एंड हंट ने किस शब्द को महत्वपूर्ण माना है। तो जो बिग एंड हंट हैं उन्होंने किशोरावस्था के विकास को परिभाषित करने के लिए जो महत्वपूर्ण शब्द है वो परिवर्तन माना है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका आएगा कि किशोरावस्था में बालकों में सामाजिकता के विकास के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यानी कि जो बच्चों का जो मानसिक और सामाजिक विकास होता है उसके संदर्भ में क्या गलत है कि वे परिवार के कठोर नियंत्रण में रहना पसंद करते नहीं। कोई भी बच्चा होगा वो कठोर नियंत्रण में रहना पसंद नहीं करता है, तो ये आपका नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि निम्न में से कौन सा कारक किशोरावस्था में बालकों के विकास को प्रभावित करता है। उनका खान पान भी, उनका वंशानुक्रम भी और उनकी दिनचर्या भी आपके किशोरावस्था के जो बालक होते हैं उनके विकास को प्रभावित करते हैं। इसी के साथ आएगा कि किशोरावस्था प्राप्त हो जाने पर निम्न में से कौन सा गुण बालक में नहीं आता है। तो कौन सा गुण नहीं आता है, तो अधिक समायोजन का। जो बच्चे में क्या होता है, समायोजन का, अधिक समायोजन का गुण बच्चों में नहीं आता है। वही है कि दिवा स्वप्न किस संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त कर लेता है। जो दिवा स्वप्न है वो आपके पलायन, कौन से संगठन में, पलायन संगठन तंत्र में विकसित रूप प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ है कि बालक की शक्ति का वह अंश जो किसी काम में नहीं आता है वह खेलों के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ये कौन सा है, तो अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत। ठीक है, इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे आपका आएगा कि बालक के सामाजिकरण में भूमिका होती है। तो बच्चे के जो सामाजिकरण होता है उसमें बच्चे के परिवार की, विद्यालय की और आसपास के परिवेश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ठीक है, फिर आता है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा मूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना है वह क्या कहलाता है। तो वो मतलब हम जब किसी चीज़ को हम बिना देखे उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में चिंतन कर रहे हैं, तो वो क्या, तो वो आपकी अमूर्त बुद्धि में आ जाती है। और जब वहीं अगर हम किसी चीज़ को देख कर उसके बारे में चिंतन या मनन कर रहे हैं देख कर, तो आपकी मूर्त, और बिना देखे तो आपकी अमूर्त। ठीक है, इसी के साथ है कि निरंकुश राजतंत्र में समाजीकरण की प्रक्रिया होगी। अगर हम बच्चों को ज़्यादा निरंकुश, कठोर और एकदम टाइटली उन बच्चों को समझाते हैं, उनका समाजीकरण करते हैं, तो उनमें मंद प्रक्रिया हो जाती है, यानी कि वो बहुत ही धीमे धीमे सीखते हैं। इसके बाद है कि किशोरावस्था में रुचियाँ होती हैं। तो किशोरावस्था में रुचियाँ कैसी होती हैं, सामाजिक रुचियाँ होती हैं, व्यावसायिक भी रुचियाँ होती हैं और व्यक्तिगत रुचियाँ भी होती हैं। ठीक है, इसी के साथ है आपका कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी विधि है, तो वह आपकी आत्मनिर्देशन विधि होती है। ठीक है, इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया को किस विद्वान ने स्वीकार किया है। तो जो आपकी क्रो एंड क्रो हैं उन्होंने संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के एक साथ चलने की प्रक्रिया को स्वीकार किया है, क्रो एंड क्रो ने। फिर आता है कि खेल के मैदान को किस विद्वान ने चरित्र निर्माण का स्थल माना है। तो जो स्किनर और हैरीमैन है, स्किनर और हैरीमैन, तो स्किनर और हैरीमैन ने खेल के मैदान को जब बच्चों के लिए चरित्र निर्माण का स्थल माना है। ठीक है, इसके बाद आता है
कि चरित्र को निश्चित करने वाला कारक है। तो चरित्र को निश्चय करने वाला जो महत्वपूर्ण कारक है वो है आपका मनोरंजन संबंधी कारक। क्या है? मनोरंजन संबंधी कारक। ठीक है। फिर आता है कि किस स्थिति में सामाजिकरण की प्रक्रिया तीव्र होगी? तो धर्मनिरपेक्ष, जो धर्मनिरपेक्षता होती है उसमें आपकी सामाजिकरण की जो प्रक्रिया की तीव्र गति होती है। फिर आता है कि सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। तो कौन प्रभावित करता है? तो आपकी शिक्षा भी प्रभावित करती है, समाज का स्वरूप भी और आर्थिक स्थिति भी, ये सभी क्या है? आपके सामाजिकरण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आता है कि सामान्य बुद्धि बालक प्राय किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? तो जो सामान्य बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं वो 11 माह की अवधि में बोलना सीख जाते हैं। वहीं पोषाहार योजना संबंधित है, या पोषण यानी कि आपके मिड डे मील योजना से संबंधित है। ठीक है। अब आता है कि मिड डे मील योजना का प्रमुख लक्ष्य क्या था? तो मिड डे मील योजना का जो प्रमुख लक्ष्य था, बालक को पोषण प्रदान करना। क्या करना? बालक को पोषण प्रदान करना। ठीक है। इसी के साथ है कि सामान्य ऊर्जा में पोषण का अर्थ माना जाता है। तो सामान्य ऊर्जा में जो पोषण का अर्थ है वो आपका संतुलित भोजन माना जाता है। ठीक है। इसके साथ ही नेक्स्ट आपका आएगा कि मिड डे मील योजना का प्रमुख संबंध है। तो मिड डे मील योजना का जो प्रमुख संबंध है वो केंद्र से है। किससे? केंद्र से है। ठीक है। आगे है कि पोषण के प्रमुख पक्ष हैं। तो पोषण के प्रमुख पक्षों में आपका संतुलित भोजन और नियमित भोजन आता है। ठीक है। इसी के साथ है कि पोषण का विकृत रूप कहलाता है। तो जब पोषण का जो विकृत रूप होता है वो आपका कुपोषण कहलाएगा। ठीक है। आगे है कि एक शिक्षक को पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। किस चीज का? पोषण का होना चाहिए, पोषण के उपायों का और पोषण के तत्वों का। यहाँ पोषण की बात हो रही है तो एक शिक्षक को पोषण के बारे में संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। ठीक है। इसी के साथ है कि व्यापक अर्थ में पोषण का संबंध होता है। तो व्यापक अर्थ में अगर हम पोषण का संबंध देखते हैं तो आपके संतुलित भोजन से, स्वास्थ्यप्रद वातावरण एवं प्रकृति से होता है। ठीक है। इसी के साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आगे है आपका पोषण हो गया। फिर है कि पोषण का अभाव प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो जो बच्चे का पोषण में अभाव रहता है तो वो सामाजिक विकास में प्रत्यक्ष का अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। फिर आता है कि जिस बुद्धि का कार्य सूक्ष्म तथा अमूर्त प्रश्नों का चिंतन तथा मनन द्वारा हल करना होता है वह कौन सी होती है? तो वह आपकी अमूर्त बुद्धि होती है। उसी के साथ है कि निरंकुश राजतंत्र में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो मंद हो जाती है, यानी कि धीमी हो जाती है। नेक्स्ट है कि किशोरावस्था में रुचियां, तो ये आपकी रिपीटेड क्वेश्चन है। सामाजिक रुचियां, व्यवसायिक और व्यक्तिगत रुचियां देखने को मिलती हैं। वही है कि जिस विधि के द्वारा बालक को आत्मनिर्देशन के माध्यम से बुरी आदतों को छुड़वाने का प्रयास किया जाता है वह कौन सी है? तो वह आपकी आत्मनिर्देश विधि कहलाती है। ठीक है। इसी के साथ अब हम आगे बढ़ेंगे। आगे है कि संवेगात्मक एवं सामाजिक विकास के साथ साथ चलने की प्रक्रिया किस विद्वान ने कहा है? तो क्रो एंड क्रो ने कहा है। ये भी फिर आपकी रिपीटेड क्वेश्चन यहाँ से सही है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पोषण से संबंधित है? तो पोषण से संबंधित संतुलित भोजन। ठीक है। आगे आएगा आपका नेक्स्ट कि संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है तो क्या? शुद्धता एवं नियमितता जो है वो आपकी संतुलित भोजन के लिए आवश्यक होता है। इसी के साथ है कि संतुलित भोजन के साथ पोषण के लिए आवश्यक क्या है? तो स्वास्थ्यप्रद वातावरण, जो आसपास का जो वातावरण है वो आपका स्वस्थ होना चाहिए। साथ ही उचित व्यायाम और खेलकूद ये आपके संतुलित भोजन के लिए पोषण की आवश्यक होते हैं। ठीक है। आगे है कि प्रोटीन सामान्य रूप से होता है। तो जो प्रोटीन है वो सामान्य रूप से आपके दो प्रकार से होते हैं। दो प्रकार से कैसे? एक तो जो प्रोटीन होता है वो आपके जंतु से और दूसरा आपका आपके अनाजों से प्राप्त होता है। क्या? जो मांस से प्रोटीन को कहते हैं। तो जो मांस से प्राप्त प्रोटीन होती है वो आपकी जंतुजन्य प्रोटीन होती है। यानी दो प्रकार के से कैसे हो गई? एक जो प्रोटीन है वो आपके मांस से प्राप्त होता है और दूसरा आपके किससे? तो दूसरा आपकी दालों से प्राप्त होता है। ठीक है। तो ये हो गया। आगे है आपका नेक्स्ट आएगा कि क्वार्शियकर रोग जो नामक रोग है वो उत्पन्न होता है। तो जो क्वार्शियकर रोग होता है ये आपकी प्रोटीन की कमी से हमारे बॉडी में रोग उत्पन्न होता है। इसी के साथ है कि गन्ने के रस, अंगूर तथा खजूर से प्रमुख रूप से हमें प्राप्त होता है। जो गन्ने का रस होता है, अंगूर का रस होता है, खजूर खाने से जो हमें क्या प्राप्त होता है? तो कार्बोज आपको प्राप्त होता है। ठीक है। इसी के साथ है कि कौन सा स्रोत वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है? तो जो जौ है जो आपका वनस्पति जन्य प्रोटीन होता है। ठीक है। आगे है
आगे क्या है कि कार्बोज की अधिकता से कौन सा रोग उत्पन्न होता है, यानी कि जब कार्बोज की मात्रा हमारी बॉडी में ज़्यादा हो जाती है तो हमारी बॉडी में कौन सा रोग होता है। एक तो आपका मोटापा और बदहजमी, यानी कि आपकी पेट से संबंधित गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है, खाना नहीं पचेगा, इस तरीके की। ठीक है, आगे है कि वसा के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं। तो जो वसा के प्रमुख स्रोत आपके क्या आएंगे, जो सूखे मेवे होते हैं वो, और साथ ही आपके वनस्पति तेल जो होते हैं, ये सभी आपके वसा के प्रमुख स्रोत होते हैं। इसी के साथ है कि शरीर को अधिक शक्ति प्रदान करता है। तो बॉडी को जो सबसे ज़्यादा शक्ति हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो वसा से प्राप्त होती है। ठीक है, आगे है कि घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है। तो घेंगा नामक जो रोग है ये आपका आयोडीन तथा खनिज लवण की कमी से होता है। इसी के साथ है कि विटामिन का आविष्कार हुआ है। तो विटामिन का जो आविष्कार है वो आपका किसने, तो 19वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ था। नेक्स्ट है कि खनिज लवणों की कमी से रक्त को नहीं मिल पाता है। तो अब हमारी बॉडी में खनिज लवणों की कमी हो जाती है तो हमें क्या, हीमोग्लोबिन नहीं मिलता। हीमोग्लोबिन यानी कि रक्त नहीं मिलता है। फिर है कि विटामिन ए की कमी से बालकों में कौन सा रोग होता है। तो विटामिन ए की कमी से बॉडी में रतौंधी का रोग होता है। ठीक, आगे आएगा आपका कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है। तो जो आपका पेलेग्रा रोग है ये आपकी विटामिन वी की कमी से होता है। वहीं वी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। तो जो वी कॉम्प्लेक्स है वो आपका V1, V2, V3 को कहा जाता है। ठीक है, इसी के साथ है कि विटामिन वी की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका बेरी रोग हो जाता है। और वहीं विटामिन सी से आपका स्कर्वी हो जाता है। और विटामिन सी की कमी का जो प्रमुख स्रोत क्या है, आंवला है। अगर आपकी बॉडी में विटामिन सी का जो अगर कमी है तो आपको आंवले का अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। ठीक है, आगे है कि विटामिन डी की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है। तो बॉडी में सूखा रोग हो जाता है। और विटामिन डी हमें सबसे ज़्यादा फ्री में कहाँ से प्राप्त होती है, तो सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है। फिर आता है कि सूखा रोग पाया जाता है। तो जो सूखा रोग है वो ज़्यादातर आपको बालिकाओं में मिलेगा, लड़कियों में। यानी कि आपने देखी होंगी कुछ लड़कियां ऐसी होती है कि उन्हें ये लगता है कि जैसे वो केवल ढांचा ही है, यानी कि हड्डियों का सिर्फ और सिर्फ ढांचा है, उसके ऊपर खाल चढ़ा दी गई है। तो इस तरीका का रोग किसको मिलता है, बालिकाओं में मिलता है। फिर है कि स्त्रियों में मृदु अस्थि कौन सा विटामिन की कमी से होता है, यानी कि हड्डियां जो हैं वो कमजोर हो जाती हैं तो विटामिन डी की कमी से। ठीक, और विटामिन ए की कमी से स्त्रियों में संभावना होती है किसकी, अगर लेडीजों में अगर विटामिन ए की कमी है तो उन्हें बाजपन और गर्भपात की समस्या रहती है। इसी के साथ है कि विटामिन ए की कमी से उत्पन्न होने वाला रोग तो नपुंसकता होता है। ठीक है, आगे हम बढ़ेंगे। तो आज के लिए आज की सीरीज हम यहीं समाप्त करेंगे। नेक्स्ट वीडियो हम कल लेकर आएंगे। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो ऐसे ही कंटेंट के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।